हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था, जिसका नाम था कांग्रेस प्रणाली और चुनौतियां तथा पुनर्स्थापना। 1964 से लेकर के 71 के बीच की कहानी को हमने पढ़ने का प्रयास किया था। 1967 का चुनाव भी हमने देखा था और 1971 में चुनाव कराया गया था, एक साल पहले। इस बात को भी हमने पीछे देखा था। दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लोकतांत्रिक पुनरुत्थान। क्या है? लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। ठीक है दोस्तों, सेकंड बुक। और इसमें हम लोग सबसे पहले ये चर्चा करेंगे आपातकाल की पृष्ठभूमि। हमारे देश में दोस्तों एक आपातकाल आंतरिक अशांति की गड़बड़ी के आधार पे 352 का इस्तेमाल किया गया था। हमारे देश में अगर यूं देखा जाए तो आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। एक आपातकाल आर्टिकल 352, जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा एक होता है आर्टिकल 356, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और तीसरा दोस्तों एक होता है आर्टिकल 360, जिसे हम वित्तीय आपातकाल कहते हैं। वित्तीय आपातकाल कहते हैं। थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बता दूं। हमारे देश में वित्तीय आपातकाल अभी तक पूर्ण रूप से कभी लागू नहीं हुआ है। अघोषित तरीके से कहा जाए तो कई बार ऐसा देखने को मिल जाता है, जैसे लॉकडाउन में भी देखने को मिला था, लेकिन पूर्ण रूप से हमारे देश में वित्तीय आपातकाल आज तक लागू नहीं होता है। राज्यों में असंवैधानिक सरकारें होती हैं, कई बार किसी की बहुमत नहीं मिलती है और राष्ट्रपति शासन अक्सर लागू हो जाता है, जो आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन हम अक्सर देखते रहते हैं और हमारे देश में ये लागू भी होते रहता है। इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल 352 है। आर्टिकल 352 है, ये आर्टिकल 352 को हमें समझना है। आर्टिकल 352 के तहत हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, जिसमें 3 कंडीशन होता है। या तो ये तब लागू होगा जब कोई बाहरी देश हमारे देश पर आक्रमण कर दे, या अगर सेना ही हमारा विद्रोह कर दे, या देश में हमारे आंतरिक गड़बड़ी हो जाए। बाहरी देश हमारे देश पर जब आक्रमण करता है और तब आपातकाल हम लागू करते हैं, ऐसा देश में 2 बार हुआ है। यानी बाहरी देश के आक्रमण के आधार पर हमारे देश में 2 बार आपातकाल लागू हुआ है। और सेना विद्रोह कर दे, इस कंडीशन में तो अभी तक नहीं लागू हुआ है। और आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर हमारे देश में 1 बार इमरजेंसी लागू हुआ है, जिसे हम 25 जून 1975 को कह सकते हैं। 25 जून 1975 को जब ये लागू हुआ तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वित्तीय आपातकाल कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। आज दोस्तों हम इसी राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा करेंगे कि इस राष्ट्रीय आपातकाल के लागू करने के पीछे कांग्रेस की क्या मजबूरी थी, इंदिरा की क्या मजबूरी थी, या इसके लिए क्या क्या कारण थे जिससे मजबूर होकर के इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का इस्तेमाल कर दिया, जिसे हम देश में एक काला दिवस या राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम इसी आपातकाल की पृष्ठभूमि को समझेंगे और ये सीधा सीधी 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ये चैप्टर को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं आपातकाल की पृष्ठभूमि। कहते हैं कि 1967 के बाद से भारतीय राजनीति में जो बदलाव आ रहे थे, उनके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। बिल्कुल बात सही है। चैप्टर नंबर 5 में हम 1967 से लेकर के 71 के बीच में जो राष्ट्रीय राजधानी, जो देश में राष्ट्रीय स्तर पे जो बदलाव हो रहा था, उसको हमने देखा था। कैसे एक अनजान सी लड़की जो इंदिरा गांधी कहलाती थी, जिसके पास बहुत ज्यादा राजनीतिक अनुभव नहीं था, और उन्होंने कैसे अपने आप में बदलाव करते 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 1971 तक आते आते देश के शीर्ष नेताओं में एक गद्दावर नेता के रूप में उभर गई। ये बदलती हुई राजनीति का ही चरण हमें देखने को मिल रहा था, और अच्छे अच्छे नेता इस दौर में बिल्कुल साइड होते हुए अलग निकलते जा रहे थे। यहां तक कि इसी दौर में कांग्रेस टूटी भी और इंदिरा की कांग्रेस एक बार फिर से बन करके तैयार भी हुई, जो नए तरीके से बनी। ये सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे और हम लोग देखे हैं और पढ़े भी हैं, जान चुके हैं। इंदिरा गांधी एक गद्दावर नेता के रूप में उभरी थी। इसी समय
उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी। इसी अवधि में न्यायपालिका को हमने देखा था। इसी यानी ये अवधि क्या है, ये हम जो पढ़ने जा रहे हैं 1971 से लेकर के 1977 के बीच की घटना को हम समझेंगे। इसी दौर में न्यायपालिका और सरकार के आपसी रिश्तों में भी टकराव आए थे और उसको भी हम देखेंगे कि इस दौर में कैसे कैसे टकराव आता है। सर्वोच्च न्यायालय से सरकार की कई पहलकदमियों पर संविधान के विरुद्ध माना गया और कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया कि अदालत एक यथास्थितिवादी संस्था है और यह संस्था गरीबों को लाभ पहुंचाने वाले कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने की राह में रोड़े अटका रही है। कांग्रेस के विपक्ष में जो दल थे उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस सरकारी प्राधिकार को निजी प्राधिकार, सरकारी प्राधिकार को निजी प्राधिकार मानकर इस्तेमाल किया जा रहा है और राजनीतिक हद से ज्यादा व्यक्तिगत होती जा रही है। इस चीज को हमने इस दशक में समझने की कोशिश की थी। देखा था कि धीरे धीरे सारी प्रक्रिया एक साथ आई थी और वो दशक कौन सा था, 70 का दशक था। 70 के दशक में इंदिरा गांधी इतनी बड़ी गद्दावर नेता के रूप में उभर चुकी थी कि यहां तक कि पूरी राजनीति और सरकार और न्यायपालिका और विधायिका को भी अपनी उन्होंने जागीर समझ रखा था। उनके इशारे पर सब कुछ होने लगा था, यहां तक कि उस चुनाव में कुछ इस्तेमाल भी अपने पक्ष में सरकारी चीजों को किया था। इसी को लेकर के चीजें आगे चल के बिगड़ने लगी थी। अब ऐसी परिस्थितियां क्या थी कि जो इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी देश में लागू किया था, इसी चीज को हमें आज समझना है, जिसके लिए सबसे पहला एक कारण है जिसका नाम है आर्थिक कारण, यानी आर्थिक संदर्भ देखना है कि आखिर ऐसा क्या बात था जिससे इंदिरा गांधी इतनी परेशान हो गई। आपको याद होगा 1970 के दशक में 1970 में ही इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा, और इस नारे के साथ वो चुनाव भी लड़ी थी और 1971 का चुनाव वो जीत भी गई थी। देश में इंदिरा गांधी का मुख्य रूप से काम यही था कि जिस गरीबी का नारा उन्होंने दिया था उस गरीबी को हटाने के लिए उन्हें काम भी करना चाहिए था। लेकिन हमने पिछले अध्याय के अंतिम चरणों में बताया था कि इंदिरा गांधी ने इस पे काम नहीं किया। लोकप्रियता तो जरूर इंदिरा गांधी को मिली, इंदिरा गांधी गद्दावर नेता भी बन गई, लोगों की उम्मीदें पर काम भी किया, लेकिन गरीबी देश से हटी नहीं, लोगों की अपेक्षा थी और यही चीजें धीरे 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 विकट रूप धारण करती हुई आगे निकलती चली गई। कई ऐसी परिस्थितियां आई जिसका रास्ता, इसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाई इंदिरा गांधी, और एक समय आता है जब कई ऐसे कारण जिम्मेदार हो जाते हैं, न्यायपालिका भी नाराज होती है और इमरजेंसी का नौबत आ जाता है। तो सबसे पहले हम आर्थिक संदर्भ देखते हैं। 4 ऐसे संदर्भ हम देखेंगे, 5 देखेंगे, जिससे कि पता चलेगा कि इमरजेंसी क्यों लागू हुआ। कभी कभी तो 4 नंबर में केवल आर्थिक संदर्भ पूछ देता है। तो दोस्तों आज हम ये चर्चा करेंगे। 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लोगों को बताया था, लोगों से एक उम्मीद की आशा जगा दी थी कि अगर हम आए तो देश से गरीबी मिट जाएगी। लोगों ने जम करके इनका साथ दिया, इनको जिताया, लेकिन देश से गरीबी जाने को तैयार नहीं थी। उल्टे और ज्यादा महंगाई बढ़ गई थी। बहरहाल 1971 और 72 के बाद के सालों में भी देश की सामाजिक आर्थिक दशा में खासा सुधार नहीं हुआ। देश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ रहा था। लगभग 50 लाख पूर्वी पाकिस्तान, जो बांग्लादेश इसमें आजाद हुआ था, वहां की सीमा पार करके भारत लोग आ गए थे, जो शरणार्थी कहला रहे थे। अब तो ऐसे ही देश में गरीबी और उल्टे में इतने लोग बाहर से आ गए। अब बताइए कहां से व्यवस्था करेंगे। इसके बाद पाकिस्तान से युद्ध भी करना पड़ा था, जिसके बाद अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देना बंद कर दिया था। ये सारी समस्याएं पैदा कर रहा था, बंद कर दिया था। इसी अवधि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी हुई थी। इससे विभिन्न चीजों की कीमतें भी तेजी से बढ़ी और 1971 में चीजों की कीमतों में 23% बढ़ गई। 74 में तो 30% इजाफा हुआ। इस तीव्र मूल्य वृद्धि से लोगों को भारी कठिनाई हुई। औद्योगिक विकास की दरें बहुत कम थी और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी।
ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ी। खर्च को कम करने के लिए सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन को रोक लिया, जिससे कि कर्मचारी भी नाराज हुए और नाराज होने के बाद वो लोग भी आंदोलन पे उतर गए, जिसका परिणाम क्या था? रेल हड़ताल भी हुआ यहाँ पर। ठीक है, इससे भी सरकारी कर्मचारियों में बहुत असंतोष पनपा और 1972 और 73 में के वर्ष में तो मानसून भी असफल हो गया। इससे कृषि के पैदावार में भारी गिरावट आई। इस स्थिति में गैर कांग्रेसी पार्टियों ने बड़े कारगर तरीके से जन विरोध की अगुवाई की और 1960 के दशक से ही छात्रों के बीच विरोध के जो स्वर उठ रहे थे, जो गुस्से थे, वे स्वर भी इसी अवधि में आकर ज्यादा प्रबल हो गए। ये समूह मार्क्सवादी लेनिनवादी का था। ठीक है, अब माओवादी अथवा नक्सलवादी के नाम से जाना गया। ऐसे संग्रह पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। पश्चिम बंगाल की सरकार ने उन्हें दबाने के लिए कठोर कदम भी उठाया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये सारी परिस्थितियां इंदिरा गांधी को एक ऐसे मोड़ की तरफ लेके जा रही थी जिसका सॉल्यूशन इंदिरा गांधी के सामने दिखाई नहीं दे रहा था। ना उनको महंगाई रोकने का आइडिया लग रहा था, ना देश में बेरोजगारी रोक पा रही थी, ना असमानता को रोक पा रही थी, ना गरीबी हटा रही थी, क्योंकि इसमें कई घटनाएं हुई थी। इसी दौर में इजराइल और अरब देशों के बीच में 73 में युद्ध भी हुआ, जिसका नतीजा था कि भारत में तेल की महंगाई बढ़ गई और रसिया ने हमें रुपया में तेल दिया। अमेरिका की जो मदद थी वो मदद रुक गई थी, डॉलर का दाम बढ़ गया था, महंगाई बढ़ गई थी। सारी परिस्थितियां इंदिरा गांधी के ठीक विपरीत बढ़ रही थी और इन्हीं परिस्थितियों में और लोग भी आंदोलन करने को तैयार थे। जो गुजरात और बिहार के छात्रों ने भी इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन कर दिया, इस बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ। तो अब हम लोग बात आते हैं दूसरा कारण। पहला कारण तो आर्थिक संदर्भ आपने देख लिया। दूसरा कारण गुजरात और बिहार के आंदोलन, ये राजनीतिक कारण था। ठीक है, आर्थिक कारण देखा, राजनीतिक कारण। गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ के छात्र आंदोलन ने इन दोनों प्रदेशों की राजनीतिक पर गहरा असर तो डाला ही, राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पर भी इसके दूरगामी प्रभाव हुए। 1974 के जनवरी महीने में गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमत तथा उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। ऐसे में गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। विपक्षी दलों ने राज्य की विधानसभा को लिए दोबारा चुनाव कराने की मांग की। कांग्रेस ओ के प्रमुख नेता मोरारजी देसाई ने तो कहा कि अगर राज्य में नए सिरे से चुनाव नहीं करवाए गए तो मैं तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। मोरारजी देसाई अपने कांग्रेस के दिनों से ही इंदिरा गांधी के क्या थे? विरोधी रहे थे। विपक्षी दलों द्वारा समर्पित छात्र आंदोलन के गहरे दबाव में 1975 में के जून में विधानसभा का चुनाव हुआ। कांग्रेस इस चुनाव में बुरी तरह से हार गई। एक तरफ हार गई, यहां पर कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, गुजरात हाथ से निकल गया। तब तक उधर दूसरा बिहार में भी मार्च के महीने में आंदोलन शुरू हो जाता है। ठीक है, 74 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया। गुजरात का तो हुआ ही, गुजरात के आंदोलन ने तो गुजरात को ही हाथ से छीन लिया। इधर बिहार का भी आंदोलन शुरू हो गया। ये राजनीतिक कारण था जो इमरजेंसी की तरह हम बढ़ रहे थे। आंदोलन के क्रम में उन्होंने जयप्रकाश नारायण यानी जेपी को बुलाया भेजा। छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा था। जयप्रकाश नारायण ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा। मैं तो नेतृत्व करूंगा, लेकिन आंदोलन कैसा होना चाहिए? अहिंसक होना चाहिए और अपने को सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रखेगा। इस प्रकार छात्र आंदोलन ने एक राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया और उसके भीतर राष्ट्रव्यापी अपील आई। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया ताकि उन्हीं के शब्दों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। बिहार की सरकार के खिलाफ लगातार घेराबंद हड़ताल का एक सिलसिला चल पड़ा। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में
चल रहे आंदोलन के साथ ही साथ रेलवे के कर्मचारियों ने भी एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इससे देश के रोजमर्रे के कामकाज के ठप हो जाने का खतरा पैदा हो गया। 1975 में जेपी ने जनता के सांसद मार्च का भी नेतृत्व किया। देश की राजधानी में अब तक इतनी बड़ी रैली नहीं हुई थी। गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों के आंदोलन को कांग्रेस ने विरोधी माना है। कांग्रेस ने कहा कि आंदोलन नहीं है, ये इंदिरा गांधी के खिलाफ एक आंदोलन है, उनको व्यक्तिगत तौर पे टारगेट किया जा रहा है माना गया। कहा गया कि ये आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व के खिलाफ चलाए जा रहे हैं। बात सही है, चलो मान लिया हमने। दोस्तों एक बात ध्यान से समझिएगा, मान लिया कि ये इंदिरा गांधी के खिलाफ ही आंदोलन है, तो गलत ही क्या था? देश के राजा तो आप ही थे ना, और देश के राजा अगर आप हैं तो सवाल हम किससे करेंगे? आपसे करेंगे ना। अगर गुजरात में बेहाली है, गुजरात में बेरोजगारी है, गरीबी है, भुखमरी है, खाद्यान्न संकट है, बिहार में ऐसी स्थिति है, भ्रष्टाचार है, तो सवाल हम किससे करेंगे? सरकार तो आप ही की है ना, तो सवाल तो हम आप ही से करेंगे ना। तो फिर आप ही के खिलाफ भी तो आंदोलन करेंगे, इसमें कौन सी नई बात थी? हमने अंग्रेजों के खिलाफ भी तो आंदोलन किया था। तो ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी के खिलाफ ही काम हो रहा था। ये दूसरा कारण था, यानी इमरजेंसी के रास्ते पे जाने के लिए पहला आर्थिक कारण के अंदर कई कारण थे, इसके बाद राजनीतिक कारण, जिसमें गुजरात और बिहार के आंदोलन को हम देख सकते हैं। अब आता है तीसरा, न्यायपालिका से संघर्ष, सरकार और न्यायपालिका के बीच में संघर्ष। देखिए, सरकार और न्यायपालिका के बीच में तीन बातों को लेकर संघर्ष था। तीन मुद्दे ऐसे थे जिसमें सरकार और न्यायपालिका टकरा रही थी। पाली केशवानंद भारती बनाम केस तो था। दूसरा कि एन रे जो थे वो बहुत ही कम समय में, बहुत ही मतलब जूनियर थे, उनसे 3 लोग सीनियर थे, और उसके बावजूद भी 1973 के बाद एन रे को देश का मुख्य न्यायाधीश चुना गया, सीनियर को छोड़ करके जूनियर को चुना गया। ये एक समस्या थी। और सबसे बड़ी बात कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन, जहां पर चुनाव जो 1971 का हुआ था उसके खिलाफ, वहां पर जो इंदिरा गांधी के निर्वाचन क्षेत्र को लेकर केस चल रहा था, उसका जो डिसीजन आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसके बाद ये 3 मुद्दे ऐसे थे जिससे लेकर के इंदिरा गांधी को परेशानी हुई और इंदिरा गांधी इमरजेंसी के रास्ते पर चल पड़ी थी। पहला, न्यायपालिका के साथ इस दौर में सरकार और शासक दल के गहरे मतभेद पैदा हुए। 2 और बातों ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंधों में तनाव बढ़ाया था। 1973 के केशवानंद भारती के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाने के तुरंत बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के इस सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाने की परिपाटी चली आ रही है। बिल्कुल बात सही है, शुरू से यह बात चलता आ रहा है कि भारत में वही व्यक्ति न्यायपालिका का सर्वोच्च बनेगा जो सबसे सीनियर है। लेकिन 1973 में सरकार ने 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके न्यायमूर्ति एन रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। यह निर्णय राजनीतिक रूप से विवादास्पद बन गया। जो लोग प्रधानमंत्री के नजदीकी थे वे एक ऐसी प्रतिबद्ध न्यायपालिका तथा नौकरशाही की जरूरत के बारे में बातें करने लगे। ठीक है, बातें करने लगे कि जो विधायिका और कार्यपालिका की सोच के अनुकूल आचरण करे। इस संदर्भ का चरम बिंदु तो तब आ गया जब एक उच्च न्यायालय यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को ही अवैध घोषित कर दिया। यही दोस्तों सबसे बड़ी इमरजेंसी का एक कारण बन करके निकल के आया, जब इसने अवैध ही घोषित कर दिया कि जो निर्वाचन क्षेत्र है इसमें धांधली हुई है, और चूंकि जो हारा था व्यक्ति उसी ने केस किया था और धांधली हुई है और इसके खिलाफ ये आदेश आ गया। इंदिरा गांधी यहीं पर घबरा गई। 12 जून 1975 को आया था। अब देखिए, आपातकाल की घोषणा का समय यहीं से स्टार्ट हो जाता है। 12 जून 1975 को के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला सुनाया, और इस फैसले में उन्होंने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को असंवैधानिक करार दे दिया। 25 जून 1975 को इसे सर्वोच्च न्यायालय
ने उच्च न्यायालय के इस फैसले पर आंशिक स्थगनादेश सुनाते हुए कहा कि जब तक फैसला को लेकर के की गई अपील की सुनवाई नहीं होती तब तक इंदिरा गांधी संसद बनी रहेंगी, लेकिन वे लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं लेगी। देखिए हुआ क्या, 12 जून 1975 को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है तो उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है और सुप्रीम कोर्ट में 12 दिन के बाद 24 जून 1975 को यह डिसीजन आता है कि इंदिरा गांधी का निर्वाचन क्षेत्र तो बना रहेगा और संवैधानिक नहीं घोषित किया जाएगा। इतना तो राहत दिया उन्होंने, कहा कि निर्वाचन क्षेत्र बना रहेगा, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर भी रहेंगी, अपने निर्वाचन क्षेत्र के विधान एमपी भी बनी रहेंगी, लेकिन वो संसद में भाग नहीं लेगी। कब तक? जब तक कि सरकार अभी सुनवाई चल रही है। कोई इसमें गलत भी नहीं था और ना कोई बहुत ज्यादा इंदिरा गांधी को घबराने वाली बात भी थी, क्योंकि डिसीजन अगर ऐसा था तो इंदिरा गांधी बाहर रह करके भी काम कर सकती थी, संसद में जाना उनके लिए बहुत कोई जरूरी नहीं भी था। लेकिन इंदिरा गांधी का हम था और वहां पर संजय गांधी का प्रतिबद्ध, उनके जो बेटे थे छोटे। अब 24 तारीख को यही डिसीजन आता है कि आपका निर्वाचन क्षेत्र तो बना रहेगा लेकिन आप संसद में भाग नहीं लेंगी। ऐसे में उधर 25 जून को रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण के द्वारा एक रैली थी जहां पर सारे बिहार के लोग पहुंचे थे। उन्होंने इसे असंवैधानिक करार दिया और कहा कि इनके खिलाफ सरकार को भड़का दिया। कहा कि जब ऐसे व्यक्ति न्यायपालिका को ने जवाब दिया कि आप संवैधानिक पद में संसद में भाग नहीं लेंगे तो ये तो असंवैधानिक पद हो गया और ऐसे में आपकी बात मानना हमारे लिए जरूरी नहीं है। उन्होंने जनता से, सरकार से, नौकरशाही से, सेना से, पुलिस से, उन्हें कर्मचारियों से अपील की कि ऐसे सरकार जो असंवैधानिक है इसकी बात नहीं सुनना चाहिए। अब इंदिरा गांधी को यही बात लगी कि अब तो ये लगता है कि देश में आंतरिक गड़बड़ी पैदा होगी, भड़का रहे हैं और इसी में आकर के 25 जून 1975 के मध्य रात्रि को देश में इमरजेंसी की घोषणा इंदिरा गांधी ने कर दिया। तो यही वो तत्कालिक कारण था जो सरकार के सामने संकट भी था और सरकार का फैसला लेने पे मजबूर कर दिया कि संकट ये था कि अब करे तो क्या करें, और सरकार ने यहाँ पर फैसला लिया। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग की, दबाव डाला। इन दलों ने 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा भी कर दी। जेपी ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का आह्वान किया कि ये सरकार के अनैतिक और असंवैधानिक आदेशों का पालन न करे। इसी से लगा इंदिरा गांधी को कि देश में आंतरिक गड़बड़ी पैदा हो सकती है और बिना सोचे समझे उन्हें 352 का इस्तेमाल किया। सरकार ने इन घटनाओं के मद्देनजर जवाब में आपातकाल की घोषणा कर दी। 25 जून 1975 के दिन सरकार ने घोषणा की कि देश में गड़बड़ी की आशंका है और इस तर्क के साथ उसने संविधान के आर्टिकल 352 को लागू कर दिया गया है जिसमें इमरजेंसी की बात की जाती है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि बाहरी अथवा अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है। दूसरे, सरकार चाहे तो ऐसी स्थिति में किसी एक अथवा सभी मौलिक अधिकारों पर भी रोक लगा सकती है अथवा उनमें से कटौती भी कर सकती है। संविधान के प्रावधानों में आए शब्दों से यह स्पष्ट हो आता है कि आपातकाल को यहाँ पर एक असाधारण स्थिति के रूप में देखा गया है, जब सामान्य लोकतांत्रिक राजनीति के कामकाज नहीं किए जा सकते। इसी कारण सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियां प्रदान कर दी गई है। 25 जून 1975 की रात में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल लागू करने की सिफारिश की। राष्ट्रपति ने तुरंत यह घोषणा कर दी। आधी रात के बाद सभी बड़े अखबारों के दफ्तर की बिजली काट दी गई। तड़के सवेरे बड़े पैमाने पर विपक्षी दलों के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को
गिरफ्तारी की गई और अलग अलग जगहों पर भेज दिया गया। अब देखिए सभी जगह पर इधर उधर करके पूरा आंदोलन छितिर बितिर कर दिया गया। आंदोलन क्या हो गया? छितिर बितिर हो गया, पूरी तरह से आंदोलन इधर उधर हो गया। परिणाम स्वरूप अब देखिए इसका परिणाम क्या निकला। तो सरकार के इस फैसले से विरोध आंदोलन एक बार बिल्कुल रुक गया, एक बार का बिल्कुल ही शांत हो गया। हड़तालों पर रोक लगा दी गई, सन्नाटा छा गया। सरकार ने प्रेस की आजादी पर रोक लगा दी। समाचार पत्रों को कहा गया कि कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। इसे प्रेस सेंसरशिप के नाम से भी जाना जाता है। सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और जमात ए इस्लामी पर प्रतिबंध भी लगा दिया। नागरिकों के विभिन्न मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए। उनके पास अब यह अधिकार भी नहीं रहा कि मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया जाए। सरकार ने निवारक नजरबंदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। सरकार ने आपातकाल के दौरान निवारक नजरबंदी अधिनियमों का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों की सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से नागरिकों के लिए अदालत के दरवाजे बंद हो गए। इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय के सर्वाधिक विवादास्पद फैसलों में से एक माना गया। इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने प्रेस पर लगी सेंसरशिप का विरोध किया। सेमिनार और मेन स्ट्रीट जैसी पत्रिकाओं ने तो सेंसरशिप के आगे घुटने टेकने की जगह बंद होना ही मुनासिब समझा। कहा कि नहीं चाहिए हमें ऐसी सरकार, हम नहीं झुकेंगे, हम इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान सब कुछ ठप कर दिया गया। पद्म भूषण से सम्मानित, ये सब परिणाम निकल रहा है। कई बार परिणाम पूछा जाता है, आप इसे ध्यान से दोस्तों वीडियो को रोक करके आप इसे नोट कर लीजिएगा। लेखक शिवराम कारत और पद्मश्री से सम्मानित हिंदी लेखक पेणेश्वर नाथ रेणु ने लोकतंत्र के दमन के विरोध में अपनी अपनी पदवी लौटा दी। इस संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। आपातकाल के दौरान ही संविधान का 42वां संशोधन भी पारित हुआ। 42वें संशोधन के जरिए अनेक बदलाव भी किए गए। देश की विधायिका के कार्यकाल को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल करना पड़ा। यह व्यवस्था मात्र आपातकाल के अवधि भर के लिए नहीं की गई, इसे आगे दिनों में भी अस्थायी रूप से लागू किया जाना था। इसके अतिरिक्त अब आपातकाल के दौरान चुनाव को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, स्थगित किया जा सकता था। इस तरह देखें तो 1971 के बाद अब चुनाव 1976 के बदले 78 में करवाए जा सकते थे, क्योंकि 1 साल ये बढ़ गया था, 1 साल कार्यकाल बढ़ गया, तो ऐसे में आगे होना चाहिए था। इस प्रकार दोस्तों आपने यहाँ पर क्या देखा? आपने चैप्टर नंबर में पहला देखा कि इमरजेंसी के लागू होने के पीछे क्या क्या कारण थे। पहला कारण आर्थिक कारण था, दूसरा राजनीतिक जिसमें बिहार और गुजरात का आंदोलन, तीसरा न्यायपालिका से टकराव था, चौथा इसमें रेल हड़ताल भी हम कह सकते हैं, नक्सलवादियों के परिणाम भी हम कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे कारण थे जिससे कि इमरजेंसी लागू होता है। इसके बाद सुप्रीम हाई कोर्ट का फैसला आता है और उस फैसले के खिलाफ जाकर के देश में इंदिरा गांधी इमरजेंसी की घोषणा कर देती है। सरकार के सामने संकट आता है, संकट का फैसला सरकार सुनाती है और सरकार सुनाती है फैसला, इमरजेंसी लागू होता है और इसके बाद इसका परिणाम हमें देखने को मिलता है कि इसका क्या क्या परिणाम मिलता है। लंबा एक परिणाम देखने को हमें मिलता है। दोस्तों इस प्रकार से ये चैप्टर हमने आपको बड़ी ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया और बेहतर तरीके से आपको समझ में आया भी होगा। अगर आप अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।